अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है बच्चों? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम कंप्यूटर का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर साइंस की जो फील्ड है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है और हर शख्स इस फील्ड से जो है वो कनेक्टेड है किसी ना किसी तरह, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो वो तमाम स्टूडेंट्स जो कंप्यूटर प्रोफेशन ज्वाइन करेंगे या जो किसी दूसरे प्रोफेशन के अंदर है, उन सब के लिए कंप्यूटर की इम्पोर्टेंस इक्वल है। फिर मैंने कुछ वीडियोस भी आपको सेंड की थी कि आप उसे देख के अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त टेक्नोलॉजी किस लेवल पर हमारी लाइफ के अंदर इंटीग्रेटेड है और फ्यूचर में जो है इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अब कि हम कंप्यूटर को पढ़ेंगे किस तरीके से और हमारे जो है सब्जेक्ट की पूरी स्कीम ऑफ स्टडीज़ आने वाले 2 सालों के लिए क्या होगी। सबसे पहले जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारी कंप्यूटर साइंस की किताब है जो कि सिम टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशोरों ने हमारे लिए रिकमेंड करी है और इसी बुक को आपने 2 सालों में पढ़ना है। ओल्ड कोर्स के मुताबिक यही बुक जो थी वो पहले 1 ईयर में स्टडी की जाती थी कम्प्लीटली, मगर अब इसकी जो है सिलेबस की जो है बाइफर्केशन हो गई है और अब ये बुक आप पढ़ेंगे 2 सालों के अंदर, ठीक है। यानी हाफ कोर्स आपका इस साल में होगा, हाफ कोर्स आपका नेक्स्ट ईयर में होगा। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, पहले इस बुक को खोलते हैं, आपको बताते हैं इसमें इस साल कौन कौन से आप चैप्टर्स पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें टोटल 8 चैप्टर्स हैं और उन टोटल 8 चैप्टर्स में से इस साल यानी आपके 9th क्लास के अंदर जो है वो शुरू के 5 यूनिट्स लिए जाएंगे। यानी कि पहला यूनिट जो है हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, वो इस साल हम पढ़ेंगे। कंप्यूटर कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पढ़ेंगे, स्टोरेज डिवाइसेस पढ़ेंगे और डाटा रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। शुरू के जो 3 चैप्टर्स हैं बच्चों, वो आपके इंशाल्लाह ताला जो हमारा मिड टर्म होगा उसमें इंक्लूडेड होंगे। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, ये हमारा मिड टर्म में आएगा। सेकंड चैप्टर कंप्यूटर कंपोनेंट्स, ये भी हमारा मिड टर्म में आएगा। और थर्ड चैप्टर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इंशाल्लाह हम ये 3 चैप्टर जो है मिड टर्म में कवर करेंगे। बाकी जो 2 चैप्टर्स होंगे वो जो है आपके फाइनल टर्म में होंगे, प्लस शुरू के 3 चैप्टर्स का रिवीजन जो होगा वो उसमें शामिल होगा। क्योंकि ईयर एंड पर जो फाइनल टर्म होगा तो उसमें सिर्फ ये नहीं कि आपके सिर्फ ये 2 चैप्टर्स आएंगे, बल्कि शुरू के 1 से लेके 5 तक तमाम चैप्टर्स का एक जो है कंबाइंड पेपर बनेगा। तो फर्स्ट आपके जो 3 यूनिट्स हैं वो हमारे फ़िलहाल मिड टर्म का हिस्सा है। तो हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं उनसे। सबसे पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बेटा आपको पेपर पैटर्न भी बताता चलूँ, कंप्यूटर का पेपर किस तरीके से कंडक्ट करते हैं। कंप्यूटर के पेपर में 3 सेक्शंस होते हैं। सबसे पहला सेक्शन ए होता है जिसके अंदर आपके पास MCQs बेस्ड ऑब्जेक्टिव्स आते हैं और 15 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, 15 इसके टोटल मार्क्स होते हैं। उसके बाद सेक्शन बी जो होता है उसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आते हैं जो आपने 9 अटैम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 13। तो उसके टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 36 होते हैं, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। इसी तरीके से सेक्शन सी के अंदर आपने 4 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना होता है जो कि 6 टोटल होते हैं, 2 की चॉइस होती है और जो है 6 मार्क्स का ही एक क्वेश्चन होता है। तो इस तरह से इसके टोटल जो है मार्क्स हो जाते हैं 24 सी सेक्शन के। तीनों सेक्शन के कंबाइन करें आप मार्क्स तो आपका टोटल आ जाता है 75। तो ये 75 मार्क्स का जो होता है ये थ्योरी का पेपर होता है आपका, जो आप स्कूल में देंगे और फाइनल पेपर में आप 25 मार्क्स के प्रैक्टिकल्स भी देंगे। तो कुल मिलाकर के आपके 75 और 25 तो कंप्यूटर का टोटल पेपर 100 मार्क्स का हो जाता है। तो जब आप बोर्ड में पेपर सॉल्व करेंगे तो पहले थ्योरी का आपका पेपर होगा और उसके बाद आपके कंप्यूटर के प्रैक्टिकल्स होंगे स्कूल के अंदर बोर्ड के, तो उसमें आपके 25 मार्क्स के टोटल प्रैक्टिकल्स होते हैं। तो हम जब अभी पेपर रखेंगे इंशाल्लाह ताला तो उसमें भी यही सीक्वेंस रखेंगे कि पेपर में थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी इन्वॉल्व होंगे। तो 25 मार्क्स का प्रैक्टिकल और 75 मार्क्स का आपका थ्योरी का पेपर होगा। तो कंप्लीट टोटल 100 मार्क्स हो जाएंगे आपके, ठीक है। अब बिस्मिल्लाह करते हैं, अपने फर्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो पहला चैप्टर हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो लफ्ज़ कंप्यूटर के मायने क्या हैं, कंप्यूटर है क्या, किस बला का नाम है। तो बेटा कंप्यूटर जो है वो एक वर्ड से ड्राइव हुआ है जिसको कहते हैं कंप्यूट, और कंप्यूट का मतलब होता है टू काउंट। तो इसका मतलब कंप्यूटर जो होता है वो एक ऐसी मशीन होती है जिसका काम कैलकुलेट करना होता है, काउंट करना होता है। और काउंट क्या चीज़ की जाती है, काउंट हमेशा हम नंबर्स को करते हैं, ठीक है भाई। तो इसका मतलब कि कंप्यूटर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ नंबर्स को काउंट करता है। तो ये इसकी बहुत ही ओल्ड डेफिनेशन है कि कंप्यूटर नंबर्स को काउंट करता है। ऐसे तो हमारे पास कैलकुलेटर होता है उस मशीन का नाम, तो कैलकुलेटर भी तो यही काम करता है, टू काउंट नंबर्स, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड।
तो इनिशियल जो हमारे पास बच्चों कंप्यूटर्स हुआ करते थे, उनको बनाने का पहला मकसद भी यही था हमारा कि हमारे लिए कैलकुलेशन में आसानी हो जाए। और यही कंप्यूटर की हमारी ओल्ड डेफिनेशन भी थी कि अ डिवाइस विच इज़ यूज टू काउंट नंबर्स। मगर ये बहुत पुरानी डेफिनेशन है, जब हम ओल्ड एज के कंप्यूटर्स को यूज़ किया करते थे। तो ओल्ड एज के कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन का काम किया करते थे, जैसे कैलकुलेटर किया करता है। पर आज का जो मॉडर्न कंप्यूटर है वो हमारे पास काउंटिंग से बढ़ करके बहुत सी किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। वो सिर्फ कैलकुलेट नहीं करता नंबर्स को, बल्कि वो और बहुत सी किस्म के लॉजिकल और अर्थमेटिक और टेक्निकल किस्म के काम करने में हमारी हेल्प करता है। तो वो सब को देखते हुए कंप्यूटर की जो मॉडर्न डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन ये कहती है कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच इज़ यूज टू प्रोसेस डाटा। अब नंबर्स खाली नहीं लिखते, बल्कि हमने टू काउंट की जगह हमने इसमें इजाफा कर दिया टू प्रोसेस का इसकी डेफिनेशन में। एंड प्रोसेस व्हाट? प्रोसेस डाटा। अब वो डाटा जो है वो सिर्फ और सिर्फ पुराने कंप्यूटर्स में लिमिटेशन थी कि वो सिर्फ नंबर्स को प्रोसेस किया करते थे। आज का जो कंप्यूटर होता है वो मुख्तलिफ़ किस्म के डाटा को प्रोसेस किया करता है। नंबर्स के अलावा वो अल्फ़ाबेट्स, इंग्लिश और डाटा हमारे पास ग्राफिकल फॉर्मेट में भी होता है, तो वो सब को प्रोसेस करता है। ये हम इंशाल्लाह ताला आगे के चैप्टर्स में और डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम डाटा वाले चैप्टर पे आएंगे। तो मॉडर्न डेफिनेशन कंप्यूटर की जो है वो आपके दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए कि एक ऐसी मशीन जो कि क्या करती है, प्रोसेस करती है डाटा को इलेक्ट्रॉनिकली। इसी चैप्टर के अंदर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर की हिस्ट्री भी डिफ़ाइन की गई है। और जब हम हिस्ट्री में जाएंगे, आज से तकरीबन 5000-6000 साल पहले के कंप्यूटर्स के बारे में जब पढ़ेंगे, तो वो जो कंप्यूटर्स थे बेटा, उस वक्त तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। तो ये उस वक्त के कंप्यूटर्स पे ये डेफिनेशन नहीं पूरी उतरती कि उस वक्त हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, हमारे पास कंप्यूटर्स बड़े डिफरेंट टाइप के हुआ करते थे। आज का जो कंप्यूटर है, द मॉडर्न कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच यूज टू प्रोसेस डाटा एंड इट कैन डू अमेजिंग थिंग्स विद डाटा। वो इंशाल्लाह हम इस चैप्टर में फर्दर डिस्कस करते हैं अभी, ठीक है। अच्छा बच्चों, देखो, बुक की रीडिंग बेइंतहा ज़रूरी है। आपको जो है बुक आपकी, आप उसमें हर चैप्टर की जो है लेक्चर से पहले एक दफ़ा रीडिंग ज़रूर किया करें। रीडिंग वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो आपके बुक के ही अंदर से आते हैं। इनफैक्ट पूरा पेपर आपका जो है वो इसी बुक से, आपके दिए हुए सिलेबस ही से बनता है, हर सब्जेक्ट का। कभी ऐसा नहीं होता कि कभी ऐसा पेपर आया हो कि जो कि आउट ऑफ कोर्स या आउट ऑफ सिलेबस हो। हम सिर्फ तवज्जो नहीं देते, ध्यान नहीं देते, तो इस वजह से जब मुश्किल पेपर आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि आउट ऑफ कोर्स हैं। तो आप इसकी रीडिंग करेंगे तो आपको सारे ऑब्जेक्टिव्स और सारा पेपर आपका इसी बुक से, इसी सिलेबस से बनेगा। अलबत्ता मेरी ये कोशिश होती है बेटा कि जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं आपको इस बुक के ही अंदर की चीज़ों से एग्जाम्पल्स नहीं दूंगा, या आपको सिर्फ इसी बुक से रिलेटेड चीज़ें नहीं बताऊंगा, बल्कि जो मेरा इल्म है और जो जितना भी मेरा तजुर्बा है, तो मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दूँ। क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो बुक है हमारी और ये जो सिलेबस है हमारा, वो बेटा बहुत ही पुराना है, और उसमें बहुत सी आज के दौर की जो लेटेस्ट जो चीज़ें हैं वो सब इसमें ऐड नहीं हुई हुई हैं। तो जिस वक्त हम पढ़ेंगे तो मैं भले से वो चीज़ आपके कोर्स सिलेबस का हिस्सा ना हो, लेकिन जो मुझे लगता है कि आपको वो चीज़ पता होनी चाहिए या आपके अंदर रिसर्च का जज्बा होना चाहिए, तो वो सारी बातें इंशाल्लाह ताला आपको बीच में बताता रहूँगा, ताकि आपका इल्म बढ़े। क्योंकि हम सीखते क्यों हैं? हम इसीलिए सीखते हैं ताकि हमारा इल्म बढ़े। और सिर्फ वही कौमें आगे चल के तरक्की करती हैं जिनका इल्म अच्छा होता है और ज़्यादा होता है, और जो रिसर्च करते रहते हैं। तो इस बात के बाद अब स्टार्ट करते हैं आगे की तरफ। तो मैंने आपको बेसिक डेफिनेशन बताई थी, अब आपकी बुक में देखते हैं उस बेसिक डेफिनेशन की समरी लिखी हुई है। तो आपकी बुक क्या कह रही है कि भाई कंप्यूटर जो है वो एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डाटा को एक्सेप्ट करता है और इंस्ट्रक्शंस को एक्सेप्ट करता है एज अ फॉर्म ऑफ इनपुट। इनपुट का मतलब होता है जो बातें हम कंप्यूटर में फीड करते हैं, यानी जो सवाल मुझे कंप्यूटर से सॉल्व करवाना है। अगर मैं उससे कंप्यूटर से पूछता हूँ मिसाल के तौर पे कि भाई ये बताओ कि 20 का टेबल मुझे नहीं आता, 20 को मल्टीप्लाई करें 19 से तो क्या आंसर आएगा। तो ये जो मैं उसमें इंसर्ट करूँगा, उसमें जो लिखूँगा मैं 20 मल्टीप्लाई बाय 19, दैट इज़ कॉल्ड इनपुट। कि मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दी कंप्यूटर को कि आप ये मुझे मल्टीप्लाई करके बताएं। अब कंप्यूटर जो है इसको मल्टीप्लाई करेगा अपने पास, जब इसको सॉल्व कर रहा होगा तो वो जो सॉल्विंग का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं टू प्रोसेस। कि कंप्यूटर ने मेरी दी हुई इंस्ट्रक्शन को, कि मैंने उसको क्या हुक्म दिया कि ये दो नंबर्स हैं, बीच में फंक्शन है मल्टीप्लाई का, आप मल्टीप्लाई करो, तो वो उस चीज़ को जो सॉल्व करेगा तो उसे हम कहेंगे टू प्रोसेस। और जब वो उसको प्रोसेस कर लेगा तो प्रोसेस के बाद वो इंशाल्लाह इसका आउटपुट देगा।
तो जब वो उसका आउटपुट देगा तो जो वो आंसर होता है वो कहलाता है आउटपुट। तो आउटपुट को आंसर भी कह सकते हैं, और आउटपुट जो कंप्यूटर देता है वो डाटा की एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म होती है कि हमने जो भी नंबर्स कंप्यूटर को दिए, कंप्यूटर ने उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके उसका जो फाइनल आंसर था वो हमें लिख के बता दिया। तो वो जो आंसर होता है, वो आउटपुट जो होती है, उसको हम ऑर्गेनाइज्ड डाटा या फिर इंफॉर्मेशन भी कहते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, वैसे मल्टीप्लाई करके देखें इसको, देखते हैं आंसर आता क्या है। तो 20 और 19 को मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा? 19 ज़ीरो ज़ा 0, 19 टू ज़ा 38। तो मेरा कंप्यूटर कहता है इसका आंसर होगा 380। अब ये तो मैंने अपने दिमाग से किया है। अब अगर मैं कंप्यूटर से करता तो कंप्यूटर शायद और भी फास्ट इसका आंसर मिली सेकेंड्स के अंदर निकाल देता। ठीक है भाई, तो यही कंप्यूटर का फ़ायदा है, तेज़ी से काम कर लेता है। बेसिक डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई है कि कंप्यूटर होता क्या है। अभी क्या बताया, एक ऐसी डिवाइस जो कि डाटा को हमसे, जो हम उसको जो भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह देते हैं उसको एक्सेप्ट करती है, उसको प्रोसेस करती है, उसको प्रोसेस करने के बाद उस डाटा को ऑर्गेनाइज करके इंफॉर्मेशन की सूरत में हमें आउटपुट दे देती है, जो कि हमारा आंसर होता है। अब इस मशीन को, जैसा कि इसमें डिफ़ाइन किया गया है कि कंप्यूटर इज़ अ मशीन, तो मशीन क्या होती है? मशीन का काम होता है किसी भी हमारे काम को या हमारे वर्क को आसान करना, सिंप्लीफाइड करना। तो कंप्यूटर जिस किस्म के काम करता है, कंप्यूटेशन के या डाटा को प्रोसेसिंग के, सॉर्टिंग के, वो सारे आगे देखेंगे डिटेल में। उन सारे कामों को आसान करने की जो एक मशीन है हमारे पास कंप्यूटर, उसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, यानी इसका खाका अगर हम बनाएं तो कैसा होगा। आज के कंप्यूटर्स मुख्तलिफ शेप एंड डिज़ाइंस के अंदर आते हैं हमारे पास, और किसी भी कंप्यूटर को, जो कि किसी भी स्मॉल लैपटॉप की सूरत में हो हमारे पास या स्मार्टफोन की सूरत में हो, किसी भी कंप्यूटर के अंदर बेसिकली दो इम्पॉर्टेंट हिस्से होते हैं। एक हिस्सा उसका कहलाता है हार्डवेयर, और एक उस मशीन का हिस्सा होता है, उसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। तो किसी भी कंप्यूटर के अंदर ये दो लाजमी चीज़ें होती हैं, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। अब ये दो जो कंपोनेंट्स, ये दो जो चीज़ें होती हैं, उनमें से हार्डवेयर जो होता है ये वो हिस्सा होता है कंप्यूटर का जो कि टेंजिबल होता है। टेंजिबल और विजिबल। टेंजिबल का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ जिसको छुआ जा सके, देखा जा सके, उसको हम कहते हैं हार्डवेयर, कि वो हार्ड चीज़ है। जैसे ये पेन है, ये एक हार्ड स्टफ़ है, इसे देखा जा सकता है, डिफ़ाइन किया जा सकता है, इसकी एक परफेक्ट ज्योमेट्रिकल शेप है, तो ये एक हार्डवेयर है जो नज़र आ रहा है। सॉफ्टवेयर जो होता है वो नज़र नहीं आता। जैसे कि आपके पास विंडोज़ है, आपके पास जो है लिनक्स है, आपके पास कोई दूसरा सॉफ्टवेयर है, आपके पास एंड्रॉयड सिस्टम है, तो एंड्रॉयड कहीं चलते फिरते नज़र नहीं आता। एंड्रॉयड एक सॉफ्टवेयर, एक प्रोग्राम है, एक इलेक्ट्रिक कोड है जो कि उस हार्डवेयर के अंदर इंस्टॉल होता है और उस हार्डवेयर को चलाने में मदद देता है। एक और आपके पास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को समझने के लिए बेहतरीन मिसाल जो है वो आपकी ख़ुद की है, कि हम इंसान जो हैं वो हड्डियाँ, गोश्त वगैरह से बने हुए हैं, तो ये हमारा हार्डवेयर है, और इसको चलाने के लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम रूह कहते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर इस हार्डवेयर को चला रहा है, और जब ये सॉफ्टवेयर नहीं रहता तो ये हार्डवेयर जो होता है वो एज़ गुड एज़ डेड, तो वो किसी काम का नहीं रहता। ठीक है भाई, तो सॉफ्टवेयर आपको कभी नज़र नहीं आता। हाँ, अलबत्ता इंसानी सॉफ्टवेयर अगर आपको नज़र आए तो आप वैसे ही देख के बेहोश हो जाते हैं, 12 बजे के बाद अक्सर नज़र आते हैं। तो खैर बच्चों, तो आपको कंप्यूटर का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कंसेप्ट इंशाल्लाह क्लियर हो गया होगा। कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर तो रात 12 बजे के बाद भी नज़र नहीं आता, बहरहाल वो तो मुस्तकिल कंप्यूटर के अंदर होता है, और अगर सॉफ्टवेयर ना हो तो कंप्यूटर का हार्डवेयर बेकार है। ठीक है भाई। अच्छा, तो ये टेंजिबल होता है, और ये जो सॉफ्टवेयर होता है वो इनटेंजिबल होता है, यानी कि उसको नहीं देखा जा सकता है और जो है ना ही उसको फिज़िकली डिफ़ाइन किया जा सकता है। अब आगे चलते हैं। इन कंपोनेंट्स के बाद आपके कंप्यूटर का थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा खाका आपको क्लियर हो गया। आने वाले चैप्टरों में एक एक चीज़ की आपको और फर्दर डिटेल मिलेगी चैप्टर के हिसाब से। तो अब हम आगे बुक में चलते हैं। तो आप देखिए, इसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के थोड़े से ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बाद आपको कंप्यूटर की कैपेबिलिटीज़ का जिक्र किया गया कि व्हाट आर द कैपेबिलिटीज़ ऑफ कंप्यूटर, के कंप्यूटर क्या क्या कर सकता है, और व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता। वक्त ने बहुत सी चीज़ों को चेंज किया है, जैसे कि
पहले कंप्यूटर की कैपेबिलिटीज़ वो सब नहीं थी जो आज के दौर में लिखी हुई। इसी तरीके से जो लिमिटेशंस जो आज लिखी हुई हैं वो आज के दौर में हैं लिमिटेशंस, हो सकता है आने वाले चंद सालों में या कुछ सदियों बाद ये लिमिटेशंस भी ना रहें और कंप्यूटर की कैपेबिलिटीज़ में भी और इजाफा हो जाए। सबसे पहली कंप्यूटर की जो काबिल ज़िक्र जो कैपेबिलिटी है वो है उसकी स्पीड, कि कंप्यूटर की रफ़्तार जो है वो कैसी होती है, तेज़ होती है। कंप्यूटर की बहुत तेज़ रफ़्तार होती है। अभी हमने मल्टीप्लिकेशन की थी 20 × 19, उसमें थोड़ा सा सोचना पड़ा था। अब अगर ऐसे ही मैं आपको एक छोटा सा और सवाल दे देता हूँ कि आप माशाल्लाह अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ज़रा ये बताइए 6.022 × 10⁻23 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 2.02 × 10⁻15 से तो क्या आंसर आएगा? मेरे ख्याल से आंसर नहीं आएगा, नींद पहले आ जाएगी आपको। तो हमारा दिमाग यहाँ पे लिमिटेशन है हमारी, हम नहीं कर सकते, लेकिन कंप्यूटर जो है वो ये आंसर मिली सेकेंड्स में कर सकता है। ठीक है भाई, यानी कि जितनी देर में मैंने फिंगर स्वैप करी हैं इससे तेज़ी से कंप्यूटर ये सवाल सॉल्व कर सकता है। तो पहली कंप्यूटर की सबसे बड़ी क्या एडवांटेज हो गया, कैपेबिलिटी हो गई कि उसकी स्पीड बहुत तेज़ रफ्तार है। उसको सिर्फ काम समझा दो, बता दो, उसके बाद वो उसकी स्पीड जो होती है वो बड़ी तेज़ होती है। उसके बाद सेकंड चीज़ है रिपीटिशन, सेकंड कैपेबिलिटी। अब आपको अगर मैं कहूँ कि ये जो कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर है इसको बेटा आपने अपनी कॉपियों में 10 टाइम्स लिखना है, तो आपका तो मुंह बन जाना है, ये क्या बात हुई। लेकिन अगर यही काम मैंने कंप्यूटर को बोला होता प्रिंट 10 टाइम्स, प्रिंट 100 टाइम्स, प्रिंट 1000 टाइम्स, तो इतना ओबीडियंट बच्चा है कंप्यूटर, उसने एक दफ़ा भी कुछ नहीं करना था, उसने चुप करके प्रिंट निकाल देने थे। ठीक है, तो रिपीटिशन कंप्यूटर की सेकंड बेस्ट कैपेबिलिटी होती है। थर्ड चीज़ है कंप्यूटर की एक्यूरेसी। एक्यूरेसी है कि जैसा बताया है, जो बताया है वो काम 100% वैसा करेगा। ये नहीं कि काम में उसने थोड़ी सी डंडी मार दी, उसने 2-3 जो है ना पेजेस खा गया, नहीं, ऐसा नहीं। कंप्यूटर एक्यूरेट है कि आप उसको जैसा डिफ़ाइन करेंगे, अगर मैंने उसको ये कहा कि ये कंप्यूटर का पेज 100 दफ़ा प्रिंट करो, तो उसने ये नहीं कि वो 20 पेज प्रिंट करने का थक गया, उसने कहा मैं आखिर का खा जाता हूँ, ये बीच यहाँ तक का प्रिंट कर देता हूँ। नो, दैट्स नॉट व्हाट कंप्यूटर डू, इट डू एग्जैक्टली एज यू टोल्ड इट। नेक्स्ट कैपेबिलिटी इज़ लॉजिकल ऑपरेशन। लॉजिकल ऑपरेशन का मतलब होता है, लॉजिक का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो दिमाग से आप किसी भी चीज़ को कंपेयर करें या एक्सप्लेन करें। जैसे कि मिसाल के तौर पर कि ये हमारे पास एक ब्लैक मार्कर है, ये हमारे पास ब्लू मार्कर है, ठीक है भाई, तो ये दोनों का कलर डिफरेंट है। ठीक है, तो बच्चा देख करके कलर डिफाइन कर सकता है कि ये दोनों डिफरेंट चीज़ें। इसी तरीके से आप यहाँ देखें, यहाँ फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा है, यहाँ बुक में फ़ॉन्ट साइज़ छोटा है, तो ये चीज़ें देखने से नज़र आ रही हैं, आप इनको लॉजिकली कंपेयर कर सकते हैं। तो जो जितना भी लॉजिकल कंपैरिजन होता है वो सब का सब कहलाता है लॉजिकल ऑपरेशंस। तो कंप्यूटर लॉजिकली कैलकुलेट करके बता सकता है, मुख्तलिफ़ वैल्यूज़ के दरमियान फ़र्क कर सकता है कि ग्रेटर देन कौन सा है, लेस देन कौन सा है। इसकी एक और मिसाल ये कि जिस तरह से अगर कंप्यूटर बेस्ड मैं रिज़ल्ट तैयार करता हूँ तो उसमें मेरे पास असेंडिंग और डिसेंडिंग में सॉर्ट करने का ऑपरेशन होता है कि जिन बच्चों ने ज़्यादा मार्क्स लिए होते हैं वो उनके नंबर्स को पहले शो करता है और फिर जिनके कम नंबर होते हैं उनको बाद में शो करता है। तो ये सारी चीज़ें लॉजिकल ऑपरेशंस कहलाती हैं। नेक्स्ट कंप्यूटर की कैपेबिलिटी है स्टोर एंड रिकॉल इन्फॉर्मेशन। देखें, स्टोर कंप्यूटर की मेमोरी होती है, उसके अंदर वो चीज़ों को परमानेंटली तौर पे भी स्टोर कर सकता है और जो उसकी टेम्प्रेरी मेमोरी होती है उसमें थोड़ी देर के लिए भी बातों को स्टोर कर सकता है। जैसे आप गेम खेल रहे होते हैं तो गेम खेलते के दौरान अगर आपने अपनी जो भी प्रोग्रेस है उसको सेव कर लिया तो वो क्या होता है कि नेक्स्ट टाइम जब आप कंप्यूटर में दोबारा गेम को स्टार्ट करेंगे, वहाँ से लोड करेंगे तो वो सेम उसी लास्ट स्पॉट से उसकी प्रोग्रेस को लोड करके गेम स्टार्ट कर देगा। अगर आप गेम खेल रहे हैं और आपने प्रोग्रेस सेव नहीं करी, लाइट चली गई, तो जो कुछ भी आपने किया था वो सारा का सारा उसकी जो है रैम से, उसके कैशे से वो डाटा डिलीट हो जाता है। तो कंप्यूटर के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि अगर आप उसमें चीज़ों को सेव कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे, तो जब चाहें जहाँ चाहें आप उसको रिकॉल कर सकते हैं। अब जैसे आपके जितने भी लेक्चर्स हैं ये सारा डाटा जो है ना ये कंप्यूटर में सेव्ड है और किस तरह से एक क्लाउड टेक्नोलॉजी की मदद से सेव है कि दुनिया के किसी भी हिस्से से अगर आप ये डाटा एक्सेस करना चाहें तो आप ये डाटा एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कैपेबिलिटी है सेल्फ चेकिंग की। सेल्फ चेकिंग क्या होता है? देखें, आपके पास कंप्यूटर है, अगर आप उसे स्टार्ट करने से पहले आप उसके कीबोर्ड की किसी की पे उंगली रख के भूल जाएं तो क्या होता है, कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है तो सबसे पहले अंदर से जो है दिल खराश चीख मारता है, वो एक बीप कर रहा होता है कॉन्स्टेंटली तौर पे।
या अगर आपकी रैम ख़राब हो तो कंप्यूटर डिस्प्ले नहीं दे रहा होता, बल्कि 2 दफ़ा उसके अंदर से टीट टीट की आवाज़ निकलती है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो सेल्फ चेकिंग ऑपरेशंस कहलाते हैं। तो कंप्यूटर में एक कैपेबिलिटी होती है कि वो सेल्फ चेक खुद को कर सकता है। जो नई मॉडर्न गाड़ियाँ हैं जो जापान से इम्पोर्ट होती हैं, तो उन गाड़ियों के अंदर भी इसी तरह के फ़ीचर्स होते हैं कि अगर उस गाड़ी के अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक मसला आ जाता है जो कि उसका कंप्यूटर डिटेक्ट करता है कि भाई ये गाड़ी अभी सेफ़ नहीं है चलाने को, तो आप कुछ भी कर लें वो गाड़ी को स्टार्ट नहीं होने देता। वो बीप करता रहता है कि भाई इसके अंदर जैसे ऑयल का लेवल डाउन है, तो वो आपको बार बार सिग्नल देता रहेगा कि ऑयल का लेवल सही करें, पानी इसमें फिल करें, ठीक है भाई, रेडिएटर के अंदर। तो ये सारी चीज़ें सेल्फ चेकिंग कंप्यूटर की कैपेबिलिटीज़ में आती हैं। लास्ट कैपेबिलिटी जिसका जिक्र किया गया है वो है सेल्फ ऑपरेटिंग। सेल्फ ऑपरेटिंग का मतलब होता है ख़ुद को चलाना। अब ये इसका हर किसी का मतलब नहीं है कि आपका कंप्यूटर ख़ुद ब खुद ऑन हो जाएगा और उसके अंदर गेम्स स्टार्ट हो जाएंगे, नहीं जी। इसका मतलब ये होता है कि आप जिस चीज़ को प्रोग्राम करते हैं कि भाई ये चीज़ रिपीटिशन पर या एक लूप में स्टार्ट हो जाए, तो वो चीज़ उतनी देर के लिए उसको ऑपरेट कंप्यूटर सेल्फ कर सकता है। जैसे आप आजकल बहुत से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, उसके अंदर आप पहले से प्री सेटिंग कर सकते हैं। अपने मोबाइल के अंदर आप अलार्म लगाते हैं, तो वो अंदर क्या होता है, उसकी एक काउंटर क्लॉक जो है ना, वो एक क्लॉक चलना शुरू हो जाती है कि भाई इतने सेकंड्स बाद जो है आपका उसने सायरन देना है कि भाई उड़ जाओ, खुदा का वास्ता उड़ जाओ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसकी सेल्फ ऑपरेटिंग के अंदर आती हैं। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास अच्छा, सेल्फ ऑपरेटिंग का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि टोटल ऑटोमेशन और टोटल कंट्रोल। ये कंप्यूटर की लिमिटेशन है कि कंप्यूटर जितना उसको प्रोग्राम किया जाता है वो सिर्फ उतना ही हद तक ऑपरेट करता है, ठीक है। उस ख़ास लेवल से आपके जहाँ तक आप उसको प्रोग्राम करेंगे बस उतना ही ऑपरेट करेगा। उस सेल्फ उसमें ये मतलब नहीं है कि कोई रूह आ गई और उसने खुद ही उठ करके ना सुबह आपका नाश्ता वाश्ता बना दिया, सारे काम करके बैठ गया। तो ये चीज़ें उसमें नहीं आती। यही कंप्यूटर की लिमिटेशन भी है कि इट इज़ डिपेंडेड ऑन ह्यूमंस। किसी हद तक आज का मॉडर्न कंप्यूटर भी बहुत सी चीज़ों में किसी हद तक इंसानों पर ही डिपेंड करता है। अगर हम एक ख़ास मकसद का कंप्यूटर बनाते हैं, उसकी एक ख़ास मतलब उसके अंदर फीचर्स रखते हैं, तो उसको इनपुट तो इंसान ही देता है ना। इंसान के इनपुट दिए बगैर कंप्यूटर खुद ब खुद ही जो है स्टार्ट नहीं हो जाता, हमें उसको प्रोग्राम करना पड़ता है। तो पहली लिमिटेशन यही है कि कंप्यूटर कैन नॉट जनरेट इन्फॉर्मेशन ऑन इट्स ओन। खुद ब खुद नहीं करेगा, आप उसको जिस मकसद के लिए तैयार करेंगे या जो प्रोग्राम देंगे वो सिर्फ उस पर काम करेगा। अ कंप्यूटर कैन नॉट करेक्ट रॉन्ग इंस्ट्रक्शंस। ऐसा नहीं कि आपने उसको कोई गलत प्रोग्राम कर दिया और उसने खुद ब खुद अपने प्रोग्राम को सही कर लिया, ये भी नहीं करता। वो इसके लिए भी वो इंसानों पर ही डिपेंड करता है। अभी इस वक्त एक आपको एक नई चीज़ बताता हूँ, इस पर काफ़ी हद तक काम हो तो रहा है। जैसे कि गूगल वाले जो हैं उनके बड़े क्रिएटिव किस्म के प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो एक प्रोजेक्ट मेरे जो है ना गुजरा था इल्म से, तो उस पर काम कर रहे थे कि वो अब कंप्यूटर को जो है काफ़ी हद तक आर्टिफिशियली इतना इंटेलिजेंट करना चाह रहे हैं कि वो बहुत से किस्म के फ़ैसले जो है वो बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के खुद ही ले सके। जैसे किसी हद तक उसको जो है डाटा इतना ज़्यादा अमाउंट में फीड कर रहे हैं अपने सर्वर्स पे कि उसकी मदद से जो है वो मुख्तलिफ जो डिसीजंस वगैरह होते हैं उसको लेने में जो है ह्यूमन जो है ना बार बार इंटरवेंशन की ज़रूरत ना पड़े और कंप्यूटर सेल्फ काम कर सके। खैर बहरहाल ये फ्यूचर है और इसमें अभी बहुत टाइम है कि जो है ना ऐसा कोई कंप्यूटर आया। ऐसा तो अभी सिर्फ इमेजिनेशंस में ही है हमारी। अ कंप्यूटर कैन नॉट कम अप विद एन ओरिजिनल डिसीजन। इसका क्या मतलब है भाई? जैसा कि अभी पहले बताया कि कंप्यूटर ख़ुद ब खुद फैसले नहीं करता, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बिहाफ पर और जिस किस्म का उसको लॉजिकल डाटा दिया जाता है उसके बिहाफ पर वो फैसले करके एक एनालिटिकल रिपोर्ट हमें देता है, ख़ुद के फैसले नहीं सुनाता। मिसाल के तौर पे अगर मैं जो है जितना भी हमारे पास कराची के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं लेस के फ्लेवर्स हैं और वो अलग अलग इलाकों में सेल आउट होते हैं, तो मैं उसकी सेल्स रिपोर्ट लेके कंप्यूटर में फीड कर देता हूँ कि भाई ये वाला फ्लेवर इतना बिका, ये वाला फ्लेवर इतना बिका। तो कंप्यूटर को मैं प्रोग्राम करके ये तो उससे कैलकुलेट कर सकता हूँ कि भाई कौन सा फ्लेवर इस वक्त टॉप ट्रेंडिंग पे चल रहा है, ठीक है भाई, और कौन सा फ्लेवर जो है वो इस वक्त लो है जिसकी डिमांड या उसकी प्रोडक्शन हमें ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कंप्यूटर कैसे बताएगा? जब मैं उसको डाटा दूंगा। जब तक मैं उसको डाटा नहीं दूंगा तो कंप्यूटर खुद सेल्फ बेसिस पे उठ करके मार्केट में पूछता हुआ नहीं भी रहेगा कि भाई कौन सा पसंद है आपको चिप्स। तो ये सारी चीज़ें कंप्यूटर की कैपेबिलिटीज़ और लिमिटेशंस में आती हैं। अच्छा बच्चों, उसके बाद अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है उस टॉपिक का नाम है हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स। तो अब आप कंप्यूटर की हिस्ट्री से रिलेटेड
जो है इस लेक्चर में सारी डिटेल्स हासिल करेंगे। देखें, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर जो है वो बड़ी दिलचस्प है। वो इस हवाले से भी है कि कंप्यूटर की जब शुरुआत हुई थी तो वो बिल्कुल भी उस जैसी शक्ल का नहीं था जैसा कि आज के दौर में हमें देखने को मिलता है। वो उससे बिल्कुल डिफरेंट था। वक्त के साथ साथ उसके अंदर बहुत सारी जो है हैरत अंगेज़ तब्दीलियाँ हुई और फिर आज के दौर में जो है वो कंप्यूटर कुछ ऐसा है कि अगर कोई पुराने दौर का इंसान या वो लोग जिन्होंने कंप्यूटर के विजन्स दिए थे वो अगर आज देख लें उस कंप्यूटर की कैपेबिलिटीज़ को तो हैरान रह जाएं। तो कंप्यूटर की जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो जिस तरह से इंसानी ज़िंदगी के 3 बड़े इंपॉर्टेंट स्टेजेस होते हैं, एक बचपन होता है, एक जवानी होता है और एक बुढ़ापा होता है, इसी तरह से टाइम वाइज कंप्यूटर की हिस्ट्री को भी 3 हिस्सों में क्लासिफाई किया जा सकता है। तो हिस्टोरिकली अगर हम कंप्यूटर्स की स्टडी करें तो पहला हिस्ट्री का जो कंप्यूटर का पीरियड होता है वो कहलाता है डार्क एज। ठीक है भाई, डार्क एज का मतलब ये नहीं काली एज, बल्कि डार्क एज का मतलब ये कंप्यूटर की सबसे ओल्डेस्ट हिस्टोरिक पीरियड है। और अगर ईयर वाइज अगर हम इसको काउंट करें तो टाइम के एतबार से जो है ये ऑलमोस्ट 1000 ईयर्स जो है बैक होती है कि आज से 5000-6000 साल पहले की जो एज थी कंप्यूटर की, उस दौर के जो कंप्यूटर्स थे वो सब कहलाते थे डार्क एज कंप्यूटर्स। उसके बाद हमारे पास दूसरी जो एज होती है कंप्यूटर की जिसको हम मिडिल एज कहते हैं, ये असल में कुछ 200 सालों के दरमियान होने वाली डेवलपमेंट है। 16वीं सेंचुरी से लेकर के रफली आप बल्कि जो है इसे 250 ईयर्स ले लें, ये 19वीं सेंचुरी तक समझ लेंगे या 1850 तक। ये जो डेवलपमेंट हुई है कंप्यूटर के अंदर उस दौर में, इसको हम कहते हैं मिडिल एज, या इसके लिए एक और वर्ड भी यूज़ होता है, उसको मैकेनिकल एज भी कहा जाता है। फिर उसके बाद तीसरी जो है जिसको हम मॉडर्न एज कहते हैं, मॉडर्न एज असल में एक इनकलाब की हैसियत रखती है कंप्यूटर हिस्ट्री के अंदर। यानी ये वो एज है कि बाकी सारी सदियों को देखें 5000 साल, यहाँ तकरीबन 250 से 300 साल, और मॉडर्न एज के अंदर अभी जो आज की जो मॉडर्न एज है ये समझ लीजिए ये इसको 1 सेंचुरी भी नहीं हुई है, ये अभी रफली 60 to 70 ईयर्स पुरानी है। लेकिन इसके अंदर जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हुई हैं ये इतनी ज़्यादा मैसिव हैं कि ये दोनों एजेस इसके आगे बहुत छोटी सी लगती हैं। तो अब बारी बारी एक एक स्टेज का आपको स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले डार्क एज में क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सब बताते हैं आपको। तो डार्क एज जो थी हमारी, जो आज से 5000 या 6000 साल पुरानी जो कंप्यूटर का जो पीरियड था, उस वक़्त जो हमारे पास कंप्यूटर्स थे वो बहुत ही सिंपल थे, यानी सिंपल कैलकुलेटर समझ लें आप। वो क्यों? क्योंकि जैसे हमने शुरू में तारुफ में आपको बताया कि कंप्यूटर का काम क्या था, कंप्यूटर का काम था कैलकुलेशन करना, कंप्यूटेशन के लिए इसको बनाया गया इस मशीन को। तो उस वक़्त की आज से 5-6 हज़ार साल की इंसान की ज़रूरियात जो थी 5000 पहले की, वो बड़ी सिंपल थी। लाइफ बहुत सिंपल थी लोगों की, जो है ना, लाइफ में इतनी ज़्यादा जैसे आज की फ़ास्ट लाइफ ऐसी कोई लाइफ ही नहीं थी। सिंपल सी नेसेसिटीज़ थी, सिंपल सी ज़रूरियात थी, खाना पीना और बस। तो लोग इतने ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और इतने ज़्यादा सिविलाइज्ड वे में ज़िंदगी बसर नहीं कर रहे थे। तो उस वक़्त हमारी ज़िंदगी की ज़रूरियात जो थी वो बहुत ही सिंपल सी थी। तो रोज़मर्रा के काम जो थे वो ज़्यादा से ज़्यादा तिजारत थे, और एजुकेशन जो थी वो ज़्यादातर वो तो थ्योरेटिकल बेसिस पे थी, और गवर्नमेंट के जो काम थे वो छोटे मोटे हुआ करते थे, वो ज़्यादा इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं थे।